Hello friends, now we are going to make a note only for the students appeared in 10th, 9th or 8th standard. Because the lesson I am going to explain here today, it is related to all the classes. I mean from the 8th standard, 9th and 10th. At first today, we are going to study about chemical equation and chemical reaction. In chemical reaction, when chemical reaction happen between two or more than two reactant, so there at that time there are some changes in the substances. What are they? We have to see here. First, आप समझ रहे हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। वो चेंजेज क्या क्या होते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है इन द केमिकल रिएक्शन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स। जो भी केमिकल चेंज होता है इनमें से कोई एक या एक से अधिक चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन द स्टेट, माने वर्ग जो वस्तु होती है, मटेरियल्स होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं, उनकी अवस्था में चेंजेस होते हैं। अब अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या गैसियस हो सकता है। अगला चेंज है चेंज इन कलर। कभी कभी जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारी पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया करने के पश्चात जो नया उत्पाद बनता है, उत्पाद और अभिकारी पदार्थों के बीच में रंगों का अंतर दिखाई देता है। चेंज इन द कलर। थर्ड वन है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निर्माण हो जाता है। चेंजेज इन द टेम्परेचर। अब कभी कभी बनने वाले नए पदार्थ का टेम्परेचर जो है वो पहले वाले पदार्थ के टेम्परेचर से अलग हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पर्चिपिटेट। ये कभी कभी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि पर्चिपिटेट अवक्षेप का निर्माण होता है जो कि नियत तली में बढ़ जाता है। अब बेटा ये प्रश्न आपका हो गया। क्वेश्चन आपको इस तरह हो सकता है What are the changes that occur in the substances in reactant or product during the chemical reaction? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पादों और अभिकारी पदार्थों में कौन कौन से परिवर्तन देखे जा सकते हैं? तो आप ये 5 परिवर्तन वहाँ पर दिखा सकते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निर्माण, चौथा है तापमान में परिवर्तन और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ द पर्चिपिटेट मीन्स अवक्षेप का निर्माण। अब आगे हम अगर पढ़ें और आपको बताएं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये अब ये बार बार आपको आता है एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा आप पहले समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रियाएँ होती हैं तो उनको व्यक्त करने के कई तरीके हैं। कभी कभी तो हम शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि अगर सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया होती है तो बनने वाला जो नया पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम सिंबल या फार्मूला, संकेत या सूत्र के द्वारा व्यक्त करें उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा आप यूँ बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति ही रासायनिक समीकरण कही जाती है। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट इंटाइटल्स आर गिवन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट इंटाइटल इन द राइट हैंड साइड। ये केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन ये दो प्रकार के होते हैं परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एक होता है इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है इम्बैलेंस्ड, असंतुलित। तो संतुलित क्या होता है? ऐसे सारे समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, अब यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, ये देखिए ये रिएक्टेंट है, और इधर आप देखेंगे अगर तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ
परमाणुओं की संख्या इक्वल आ जाए, इक्वल दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आगे और पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए, और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट हैंड साइड। तो संतुलित समीकरण में लेफ्ट और राइट हैंड साइड में पाए जाने वाले एटम्स की जो नंबर होते हैं बराबर, वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसी से हम पहचान लेते हैं कि वो समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अब अगला महत्वपूर्ण मुद्दा आपका आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, ये बड़े सिंपल हैं, बड़े आसान हैं। इसको आप एक एक करके देखते जाइए, समझते जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम के लिए भी और आगे के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कितने प्रकार हैं। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोग अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार में पहला है वह है कम्बिनेशन रिएक्शन, माने संयोग अभिक्रिया। अब परिभाषा कैसी होती है, परिभाषा मैं आपको बताने के लिए पहले आऊँगा इक्वेशन में। अब इक्वेशन देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये है H2O, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O। जब आपस में इनके बीच जब अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो नया पदार्थ जो बनता है वो बनता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, रिएक्टेंट की संख्या कितनी है? 2, 1, 2, और प्रोडक्ट कितना बना है? केवल 1। नीचे देखो, ये है कार्बन, ये है O2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माने ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोग अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके कुछ और कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये H2O है। इसको आपस में जब अभिक्रिया होती है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हीट भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये ऊष्मा को निकाल रहा है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। अब ध्यान देना, मुख्य रूप से तो ये आपको दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ में इसके रिएक्शन की फलस्वरूप बाद में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की परिभाषा कैसे बताएंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, बस सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं इसको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम कहते हैं ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। मीन द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट ना? गॉट इट? ओके, थैंक यू। अब देखेंगे अगला, अब इसी का अपोजिट एक हो जाता है। अपोजिट में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो था एक्सोथर्मिक था, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो मीन्स एब्जॉर्ब करना। ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम कहते हैं क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, N2 गैस प्लस O2 गैस, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। लेकिन इसको लेने के लिए हमें हीट देने की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो जिस अभिक्रिया में हीट एब्जॉर्ब होती है, माने अभिक्रिया को होने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माग्राही अभिक्रिया। द हीट इज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल, आपने पहला देख लिया था
कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में सब टाइप था आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। उसके बाद दूसरा प्रकार आपका मिलेगा सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इधर डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन समझने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा किस पर, कम्बिनेशन पर। आपने कम्बिनेशन में क्या देखा था, आपने देखा था कम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कम्बिनेशन। अब उसका उल्टा यहाँ पर होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, यह है फिर सल्फेट को हीट दिया गया है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं एक किससे, एक अभिकारी पदार्थ से। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर दिया है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक, दे एब्जॉर्ब हीट। ध्यान रखना, आपको ये मुख्य पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब उसमें ऊष्मा वो लेते हैं, ठीक है। अब आइए थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये समझने के लिए यहाँ देखिए, मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल में नीचे और बढ़ूँगा, उस देने के लिए मेरे देख लो। यह है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक Zn इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसे हुआ क्या, इसमें होता क्या है, जो जिंक होता है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इस अधिक क्रियाशील ने क्या किया है, इस कम क्रियाशील कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, वहाँ से हटा दिया है, उसकी जगह पर खुद आ गया है। अब इसी को देखकर आप एक डिफिनेशन बना लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्वों द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। बात समझ में आई। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपके देखेंगे कॉपर सल्फेट का कॉपर जिंक की अपेक्षा कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ गया और नया पदार्थ क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर बना, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल समझने के बाद में आइए देखिए, एग्जाम्पल आपको यहाँ में एक मिल गया, आपको वही जो आपको एग्जाम्पल दिया गया था वही है, एकदम वही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर, आप ये समीकरण देख लीजिए, क्या है, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर। अब ये देखना यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू, यहाँ पर भी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अब बनाया क्या, आयरन बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए आप यहाँ इक्वेशन में आइए, मैं दिखाता हूँ। अब ये Na2SO4, अब Na2SO4 में ध्यान रखना, जो पहला आयन होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर Na पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर बेरियम पॉजिटिव है, ठीक है, और क्लोरीन नेगेटिव है। अब
इस जो ये जो पॉजिटिव आयन है ये आएगा इसकी जगह पर और इसका पॉजिटिव आयन यहाँ जाएगा। यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज होकर के नए प्रकार के सब्सटेंस बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया कहीं भी आपको दिखती है उसको आप क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे double displacement reaction is a type of reaction in which new products are formed due to or because of the exchanging of the ions। यही एग्जाम्पल आपका है, ये इसका डेफिनेशन है। एक्सचेंज ऑफ आयन अकर्स बिटवीन टू कंपाउंड टू रिलीज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, ये होने के बाद में आप आगे आइए। अगला है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अभी देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये लिया मैंने NaCl प्लस इस है क्या है? नमक है यहाँ पर, नमक सॉल्ट है आपका ये। अब सॉल्ट बनता कैसा है? सॉल्ट जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है? न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल आपको बनेगा कैसे? ये न्यूट्रल होता कब है? जब बेस एंड एसिड आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो नए सब्सटेंस फार्म होते हैं। अब वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है। ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब देना, ये है बेस और ये है एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे जानते हैं? ये बनाएंगे, याद रखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनाएंगे वाटर H2O प्लस NaCl। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वाटर और साल्ट बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। The neutralization is a type of a chemical reaction in which the reaction between NaOH and HCl happens to form new substance as water and salt. It is called neutralization, उदासीनीकरण। अब अगली अभिक्रिया देखिए, अब ध्यान देना, अभी जो अभिक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे वो मेनली कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन ऐसा ही होगा, लेकिन और क्या चीज़ें उसमें हम देख सकते हैं वो देखिए। अब ये कॉपर है और ऑक्सीजन है, आपस में जब इनको हीट दी जाती है, यहाँ पर हीट दी जाती है तो आपस में क्या बनाते हैं? कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान देना, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इससे सीधी बात मैं बताऊँ, सीधे शब्दों में बताऊँ कि जब किसी अन्य तत्व से ऑक्सीजन ऐड हो करके जुड़ करके नए पदार्थ बना लेता है, ऐसी अभिक्रिया का नाम होता है ऑक्सीडेशन। दूसरी बात जब देखना, ये है H2 यहाँ पर, ठीक है ना, यह CuO। यहाँ पर ये जो H2 है, H2 ऐड होता है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। माने ऑक्सीजन जुड़ता है, ध्यान देना, ऑक्सीजन जुड़ता है H2 के साथ में तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन माने ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर हाइड्रोजन अलग होती है उसे कहते हैं, दोनों हो सकता है। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो भी आप ऑक्सीडेशन बोलिए, अगर हाइड्रोजन वहाँ से मुक्त होती, रिलीज होती है, सेपरेट होती है तो भी आप ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, बराबर है। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का मिल जाना उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन कहलाता है। हमारी लाइफ में ढेर सारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते रहते हैं, उसको हम एक एक कर देख सकते हैं। यहाँ पर जब देखिए ऑक्सीडेशन इन द एवरी डे लाइफ, कौन कौन ऑक्सीडेशन हमारे ज़िंदगी में होता है? पहला होता है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? जब कोई मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? उसी मेटल का ऑक्साइड बनाता है, उसी मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जैसे आयरन है, आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा आयरन ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में ये होता कब है? मॉइस्चर हो,
वेपर हो या फिर एसिड हो, इनसे अभिक्रिया करके उसका क्या होता है, क्षरण होता है, कोरोजन होता है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। दूसरा बात आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आसपास में लोहे के सामान होते हुए जंग लग जाता है ना, तो जंग लगना भी एक प्रकार की क्या है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इसके अलावा और आप भी और देखे होंगे, एक एग्जांपल मैं बताऊं आपके लाइफ का। आप जो लोग जो मार्केट से कुरकुरे खरीद कर खाते, कुरकुरे, तो कुरकुरे खरीदने पर आप उसके पैकेट को आप दबाइए, प्रेस कीजिए, तो उसमें हवा अंदर भरी रहती है। अगर वो पिचक जाए, दब जाए, तो इसका मतलब उसको आपको लेना नहीं। क्यों नहीं लेना है? बाहर की ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है और उसमें जो तैलीय पदार्थ हैं, ऑयली चीज़ें हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके उस पदार्थों का ऑक्सीडेशन हो गया है, अब खाने योग्य नहीं है। अब वैसे एक रेंसिडिटी होती है, इसे बोलते हैं बदबू बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। ऐसा होता क्या है, परिभाषा सुनिए, बार बार आपकी एग्जाम में आता है। बदबू क्या है? जब किसी भी खाद्य तेल को, खाद्य तेल मान लीजिए का उपयोग हम खाने में करते हैं, खाद्य तेल को लंबे समय तक किसी टिन के डिब्बे में रख दिया जाता है, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने से होता क्या है, वो तेल बदबूदार हो जाता है, झागदार हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रह जाता, उसको हम कहते हैं बदबू। आप इसी को डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में? When we put edible oils in the tin for long time, the oxidation happens with the oil. The oil become with the bad smell and pain. We cannot use the oil. This condition is called rancidity. And rancidity is the example of the oxidation. याद रखना, तेल में rancidity क्यों हुई? क्योंकि तेल का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। अब ऑक्सीकरण के बाद में दूसरा होता है एक रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीकरण का उल्टा। ऑक्सीकरण में मैंने क्या बताया? मैंने ऑक्सीकरण में बताया ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या तो हाइड्रोजन मुक्त होगी, ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। वही का अपोजिट है रिडक्शन, अवकरण। रिडक्शन ये क्या है? व्हेन वन सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन आर गेन्स हाइड्रोजन। उसी को उल्टा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है, मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है, या हाइड्रोजन से ऐड हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड और H2O है। अब इस कॉपर ऑक्साइड में हुआ क्या जानते हैं? ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, ऑक्सीजन लॉस किया है, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लॉस करके क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन का कॉपर का रिडक्शन कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब ध्यान देना, इसी से संबंधी एक बात और बताऊँगा। एक होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब कि रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती हों, उन्हें हम रेडॉक्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपका रेडॉक्स का है। क्यों है? क्योंकि कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों हो गया। नीचे एक और देखिए, यहाँ पर वही एग्जाम्पल नीचे दिया गया, देख रहे हो ना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल रही है, तो ये रिडक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन है। समझ में ना? तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जरा कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, फाइंड आउट एग्जाम्पल, राइट डाउन वन एग्जाम्पल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस एग्जाम्पल को अगर याद कर लेंगे ना, आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, सिंपल रहेगा। अब अगला हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से घटक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या ये प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके आप देखते जाइए, बड़ा सिंपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी फैक्टर्स विच कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जरा देखिए, पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा भी अभिक्रिया की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, नाम याद रखना। ठीक है। दूसरा है
पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, याद रखना, इतने लंबे सेंटेंस मत याद करना, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। फर्स्ट क्या है, द टेम्परेचर, नहीं, वी कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, द रेट विल बी इंक्रीज। दूसरा है पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या होता है, अभी देखो कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो जो उसके रिएक्टेंट हैं उसके पार्टिकल जितने बड़े होंगे अभिक्रिया उतनी ही मंद गति से होगी। अगर वो पार्टिकल को पीस करके चूर्ण बारीक पाउडर बना दिया जाए, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो आप यहाँ याद रखना, साइज, छोटे पॉइंट क्या याद रखोगे, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। थर्ड देखिए, रेट ऑफ कोलोजन कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट जितने ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए वो अभिक्रिया बढ़ती जाएगी। अगला मैं आपको बता दूं, द टाइप ऑफ द सब्सटेंस, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं आपके अभिक्रिया में, वो अधिक रिएक्टिव हैं कि कम रिएक्टिव हैं। जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे अभिक्रिया की गति उतना तेज बढ़ती जाएगी ना। अगला है प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है सरफेस ऑफ द एरिया, जहाँ अभिक्रिया हो रही है उसका सरफेस कैसा है। सरफेस जितना बढ़ाते जाओगे अभिक्रिया की दर उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लास्ट है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट तक बताया गया है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऑल द सब्सटेंसेस विच डोंट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द रिएक्शन बट दे कैन चेंज द स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन, दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट। माने कैटलिस्ट के द्वारा भी अभिक्रिया की दर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी तो ढेर सारी चीज़ें जो ऊपर अब पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है और कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके द्वारा हम पदार्थों के स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन संबंधी चीज़ें आपको मैंने बताई और उसमें क्या क्या हैं, क्या क्या घटक हैं वो आपने देखा। ठीक है, अब ये चीज़ें देखने के बाद में आप ये नोट्स को अपने पास रखिए। नोट्स को जब आवश्यकता होगी निकाल करके आप पढ़ कर रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको लेसन को तैयार करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, नोट्स छोटे हैं फिर भी मैंने कुछ यहाँ पर बताने का आपको प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मुझे उम्मीद है ये लेसन मैंने कई बार वीडियो पर भी दिया है और नोट्स दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से करके कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।